तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद पिछले कुछ सवाल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की आवाम के हुकूक़ की तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ़ वज़रा ने मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की गलत अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के हवाले से जो पिछले 1.5, 2, 2.5, 3 माह में हमने सवाल उठाए हैं, उन सवालात का चूँकि जवाब अभी तक ना पाकिस्तान की आवाम को मिला, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को मिला, तो एक तो उन सवालात को एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा और कुछ सवालात जो पीटीआई के कुछ वज़रा और कुछ लीडरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ बार बार मन घड़त झूठ और बेबुनियाद इल्ज़ामात जो लगाते हैं, आज उनका शवाहिद भी आपके सामने पेश करेंगे, उसका जवाब भी देंगे। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कई हफ़्ते गुज़र गए हैं, पाकिस्तान की आवाम वो सस्ती चीनी ढूंढ रही है जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था। आप सब जानते हैं कि इसी कमरे में बैठकर सिंध हुकूमत ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की वो रिपोर्ट कि वो नुकात आपके सामने हाईलाइट किए थे जो शो करते थे कि पाकिस्तान में चीनी बहरान शुगर एक्सपोर्ट करने की वजह से हुआ। शुगर को एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला वफाकी काबीना ने किया, इमरान खान साहब की काबीना ने किया, और शुगर को एक्सपोर्ट करने की गुजारिश वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मंजूरी के साथ पेश की गई। अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई कि किस तरीके से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में जिन वफाकी वज़रा का ज़िक्र है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की गई है, कोई जवाब वफाकी हुकूमत के उन चैम्पियन वज़रा की जानिब से नहीं आया। आवाम गंदुम के हवाले से सवाल पूछ रही है और पाकिस्तान की आवाम लोकस्ट के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत ने इस्तेहसाल किया है पाकिस्तान के फार्मर का, वो आपके सामने है कि अभी तक इस हुकूमत की ख़ास बात है कन्फ्यूजन, लोकस्ट के मामले पर भी कन्फ्यूजन का शिकार, और अभी तक हमारे जो फार्मर हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए कोई खातिर ख़्वाह काम इन लोगों ने नहीं किया। खान साहब ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। ना 50 लाख घर बने, इवन कागज़ पर नहीं बने, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, बल्कि अब तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको फारिग करने का, निकालने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया इन्होंने। खान साहब ने अपने दोस्त जुल्फ़ी बुखारी को, जिनका पता नहीं पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, उनकी क्या खिदमात हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनको तो मुआवने खुसूसी की नौकरी दे दी आवाम को 1 करोड़ नौकरियों का वादा देने के बाद। लेकिन उस जुल्फ़ी बुखारी ने पीटीडीसी के मुलाजमीन से रोज़गार छीनना शुरू कर दिया है। ये वो जुल्फ़ी बुखारी हैं, जब उनसे कुछ सवाल पूछता है कि आप बताना चाहेंगे पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए कोई जगह है, तो उसके पास सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि वो जुल्फ़ी बुखारी पहले कोविड के हवाले से बड़े बड़े अहम फ़ैसले कर रहा था जिसका खमियाजा आज भी कौम भुगत रही है, और अब लोगों से रोज़गार छीनना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ आप नज़र डालेंगे इन लोगों के पास ऑपोजिशन की जमात जो सवाल पूछती है या पाकिस्तान की आवाम जो सवाल पूछती है, उन सवालात का जवाब इनके पास नहीं होता, और ना जवाब देने की कभी ये
तौफीक करते हैं, लेकिन हाँ, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, भोंडे इल्ज़ाम लगाना, गलत बयानी करना, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, या इवन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर आके गलत बयानी करना ताकि आप अपने सियासी मकासद हासिल कर सकें और लोगों की बेहुरमती कर सकें, लोगों की डेफेमेशन कर सकें, ये तमाम वो चीज़ें करते हैं। अली जैदी साहब जो कि बहरी उमूर के वज़ीर हैं और माशाल्लाह जो कारकर्दगी बहरी उमूर की रही है वो आप सबके सामने है। चेयरमैन केपीटी का जो स्कैंडल मंजर-ए-आम पे आया, कई टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, इसके ऊपर अखबारात में ख़बर नशर की गई, कभी उन सवालात के हवाले से अली जैदी साहब जवाब नहीं देते हैं, अपने डिपार्टमेंट के हवाले से कोई जवाब नहीं देते हैं। वो एलएनजी का इतना बड़ा स्कैंडल माजी में कहा जाता था, तो वो एलएनजी टर्मिनल पोर्ट कासिम में बना है। पोर्ट कासिम जो है उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। कभी उसके बारे में भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जिसके बारे में माजी में आप बड़े सवाल उठाते थे, पिछले 2 साल में आपने क्या किया, ज़रा कौम उसका भी सवाल आपसे पूछती है। खैर, आप सवाल का जवाब देने के अहल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी कागजात पढ़ने पर, हक़ाइक़ पर मबनी बात करने पर बिलीव नहीं करते। सबसे पहले तो मैं अली जैदी साहब ने जो कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए, पीआईए के हवाले से बात की, पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से बात की, सिविल एविएशन के हवाले से बात की। इस हुकूमत की ख़ास बात है कि जिस शख्स का जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में ये बात नहीं करते हैं। एविएशन मिनिस्टर आके बात करें तो चलो समझ आता है पीआईए के लिए, सिविल एविएशन के लिए। अली जैदी साहब का क्या ताल्लुक़ है पीआईए से, ये मंतक आज तक समझ नहीं आती। और ये इस बात को शो करती है कि किस तरीके से पीआईए को एक सोची समझी साजिश के तहत ख़राब किया जा रहा है। और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे, वो कहते हैं 6 महीने में हम पीआईए बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी होती है इन लोगों को कि कौन जल्दी ट्विटर पे आ जाए, कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ बना दे। तो एक वज़ीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि वो पीआईए का जहाज़ जो कि पाकिस्तान का फ़ख्र है, जिस पे पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम है, उस पीआईए को मुख्तलिफ ममालिक में जग हसाई का सामना है। अब हमारे पायलट्स जिनको, या एविएशन एक्सपर्ट्स जिनको इज़्ज़त की निगाह से दुनिया भर में देखा जाता है, जो कि ना सिर्फ पीआईए में काम करें बल्कि मुख्तलिफ एयरलाइंस में और एविएशन अथॉरिटीज़ में काम करें, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और जब सहाफ़ी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप वही कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, 1 साल में ठीक कर देंगे, जैसे आज भी ये हुकूमत में नहीं है। बड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया इन्होंने, लेकिन नहीं, 6 महीने बाद हम करेंगे, 1 साल बाद हम करेंगे, बस हम करेंगे। कर क्या रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसका रूज़वेल्ट होटल में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं करेगा। कौन कौन डुअल नेशनल है इनकी काबीना में, उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ख़ुद फैसला करते हैं कि मुआवने खुसूसी हो, मेरे मुशीरान हो, वो भी अपने अब डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। आज तक कौम को वो चीज़ नज़र नहीं आई। हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ये अहम फैसले कौन लोग कर रहे हैं, उनकी क्या एलिजियंस है, क्या लॉयल्टी है रियासत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की आवाम के साथ। इन सवालात का कोई जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे, भोंडा इल्ज़ाम, ऐसे हाथ यूं करके कि 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। गलत बयानी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
ने अपने टैक्स रिटर्न्स, अपने तमाम असासे 2018 में जब पहली बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा तो तमाम असासे उनके डिक्लेयर किए गए। कितना टैक्स पे किया वो डिक्लेयर किया गया। और उस टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, मिलियंस की जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन अली जैदी साहब को वो बात नजर आई, उन्होंने कहा जी 4-4.5 लाख रुपए इन्होंने टैक्स पे किया है। अली जैदी साहब कागजात का मुताला अगर करते तो आपको नजर आता कि 40 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जमा कराया। रिकॉर्ड पर है ये तमाम कागजात। और सवाल वो पूछ रहा है जिसने अपने टैक्स रिटर्न्स में गालिबन 2016 में टैक्स जमा ही नहीं कराया। 2017-18 में इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ कागजात इन्होंने कंप्लायंस के लिए शो किया। गालिबन कोई 3-3.5 लाख रुपए टोटल टैक्स अली जैदी साहब ने जमा कराया है। अपना किरदार नहीं बताएंगे, लेकिन हां, जो शख्स ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम की हुकूक की जंग लड़ रहा है, इस नाकाम निकम्मी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को उजागर करता है ताकि उसकी इस्लाह की जा सके, ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सके, तुम उसके ऊपर भोंडे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हो। तो अली जैदी साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आप चाहेंगे कागजात मैं आपको भिजवा दूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपकी तरह 2016 में नील टैक्स नहीं जमा कराया। 40 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जमा कराया। तमाम चीजें डिक्लेयर्ड है, तमाम असासे उनके डिक्लेयर है। कुछ सवालात का जवाब अपने हवाले से और अपने चेयरमैन, अपने वजीर आजम इमरान खान साहब के भी हवाले से दें। जो असासे बनी गाला के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ें उस पर मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। फिर फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर और पिछले कई दिनों से ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं उज़ैर बलोच की जेआईटी के हवाले से, निसार मोराई की जेआईटी के हवाले से, बल्दिया टाउन की जेआईटी के हवाले से। कई दिनों से ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अदालत के अंदर सबमिट किए जाते हैं। उसके बाद अदालत में कानूनी चाराजोई के बाद अदालत फैसला करती है। खैर, इनको पता नहीं किसी ने शायद कहा था या ये सिर्फ झूठ बोलने पर, गलत बयानी करने पर बिलीव करते हैं, क्योंकि सियासत इनकी है यही, क्योंकि काम तो उन्होंने खुद कभी किया नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जेआईटीज़ के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा और फिर फ्लोर पे भी कहा कि जैसे उज़ैर बलोच को अहकामात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब देते थे, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा अहकामात जारी करती थी और बड़े स्टाइल से कहते थे कि मैं नहीं कह रहा हूं स्पीकर साहब, ये जेआईटी में लिखा हुआ है, जेआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अब मेरे दो सवाल हैं यहाँ पे। जेआईटी रिपोर्ट तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और आप खुद अदालत गए हुए हो वो डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, तो आप कौन सा कागज पढ़ते हो? अगर आपके पास कागज है तो फिर वो कागज मांग क्यों रहे हो? आपके पास कागज नहीं है इसलिए आप शायद कागज मांग रहे हो। मैं आज सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूंगा कि तीनों जेआईटीज सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है, तीनों जेआईटीज। और पीर की रोज इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम जेआईटीज की कॉपीज को अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो शख्स कागज को देखना चाहे वो देख ले, मुताला करे और फिर इन लोगों से सवाल पूछे कि क्यों गलत बयानी करते थे,
क्यों झूठ बोलते थे। मैं आपके सामने ये उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट की कॉपी दिखा रहा हूँ। ये वो JIT रिपोर्ट है जो कि तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज मिलकर कंप्लीट करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद हुकूमत के पास जमा कराई जाती है और फिर अदालत में भी जाती है। मैं अली जैदी साहब को ये कैटेगोरिकली मैं बता रहा हूं, तीनों, मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। इस JIT रिपोर्ट में, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। निसार मोराई साहब की JIT, जो कि यही सिंध गवर्नमेंट, और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये JIT सिंध गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, क्योंकि हम कभी भी इल्जामात से भागते नहीं हैं। हम समझते हैं कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। ये JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई और इनकी रिपोर्ट्स होम डिपार्टमेंट में जमा हुई, और ये तीनों JIT रिपोर्ट्स पीर के रोज़ होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी ताकि पब्लिक ले सके। उज़ैर बलोच, डॉक्टर निसार मोराई और बल्दिया टाउन सानेह की तीनों JIT रिपोर्ट्स हम पब्लिक कर रहे हैं। इन तीनों रिपोर्ट्स के अंदर जो एक वावेला अली जैदी साहब ने अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मचाया हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं अली जैदी साहब को ये कहना चाहूँगा कि या तो अब वो कौम से माफ़ी मांगे या उन लोगों से माफ़ी मांगे जिनके बारे में बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहें। ये एक्सेप्ट करें कि वो सदाकत में बिलीव नहीं करते, कि वो सादिक और अमीन नहीं है। सियासी अपने मकासद को पूरा करने के लिए, अहदाफ को पूरा करने के लिए अपनी बयानबाजी करने पर बिलीव करते। मैं समझता हूँ अब चूंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अली जैदी साहब के पास आ जाएगा, तो उनके पास इतनी सियासी जुर्रत होगी कि वो अपने आसपास जो लोग बैठते हैं उनसे भी कुछ सवालात पूछ पाएंगे, और माजी में जो उनका किरदार रहा है उसके बारे में भी सवाल पूछ पाएंगे। और अगर सवाल का जवाब उनको मिल जाए तो अगर हमसे वो शेयर कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि इल्ज़ामात बड़े लगाए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, लेकिन आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा अदालतों के सामने सुरखरू हुई। अदालतों ने ऑनरेबली हमारी क़यादत को एक्विट किया। और अब चूंकि ये JIT रिपोर्ट्स पब्लिक की जा रही हैं, तो ये चीज़ भी शो करेगी कि पिछले कई माह से जो झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात ये लोग हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ लगा रहे थे वो गलत थे, और उनका हक़ाइक़ से, सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया कि JIT में पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है। मादी की अगर सिर्फ मुख्तलिफ शहरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, खुद उज़ैर बलोच और लियारी गैंगवार से मुतालिक लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, जो लियारी में जो सूरत हाल रही वो कहते रहे, और कुछ इस तरह की शवाहिद भी सामने आते रहे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनके रहनुमाओं के नाम शामिल है। किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि उज़ैर बलोच की इस JIT में शामिल नहीं, जो आपके साबिक वज़ीर दाखिला थे, उनके हवाले से भी इस सारे सिलसिले में लियारी के हवाले से नाम आता रहा है? देखिए, मैं हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ और डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ। हम कहीं सड़क पर नहीं बैठे
कि कोई छिचोरपाई का कॉन्सेप्ट हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो। कागजात अगर आप देखेंगे तो कागजात के बेसिस पर बात की जाएगी। ये कागज़ है जिसको तमाम अफसरान ने दस्तखत किया है, जिसके अंदर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान मौजूद हैं। कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, उज़ैर बलोच के हवाले से, उनके सियासी रवाबित के हवाले से बड़े लोगों के रवाबित थे, बड़े लोगों के रवाबित थे। और हम तो बार बार कहते रहे कि जिनके रवाबित थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो लोग उनको अपना कहते थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और हाँ, जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला थे, उनका इन 3 में से 2 JITs में सूबाई वज़ीर दाखिला जो थे, जिनकी बेगम साहिबा इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, कैबिनेट में इनके साथ बैठती हैं, उनसे सवाल पूछ लें कि उनके हस्बैंड की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, उनके हस्बैंड का क्या रोल था। बड़ी दोस्ती थी। और जब आप 3 में से 2 JITs का मुताला करेंगे तो आपको वो तमाम चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपके इस सवाल के बारे में सोहेल सियाल साहब भी कोई बात करना? जी सोहेल सियाल साहब 1 मिनट जवाब दे रहे हैं इसका। 1 मिनट, एक इसका इसी सवाल का जवाब। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कर दूं कि जब उस दिन अली जैदी साहब फ्लोर पे उठे तो मैंने समझा कि जो कराची के आम शहरी जो जहरीली गैस की वजह से मरे थे, शहीद हुए थे, शायद उस बात का ये जवाब देंगे, क्योंकि वो इनसे डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड था। मैंने समझा शायद वो सफाई दे रहे हैं, क्योंकि बहरी बेड़े पे चश्मा पहन के उन्होंने दूसरे दिन विज़िट किया था। मैंने समझा शायद वो उस बात का जवाब देंगे, लेकिन जो इनसे रिलेटेड नहीं थी उस चीज़ का नहीं आया। आपने कहा कि JIT में जो है शवाहिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी अपोजिशन से। आप सबके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूँ, कोई एक शायद एक प्रूफ दे दें जो JIT के हवाले से, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस ज़माने में ये जब JIT बनी थी, मैं होम मिनिस्टर था, एक भी चीज़ जो आज तक मीडिया में जो एंकर हजरात जो बोलते थे, जो अपोजिशन वाले बोलते थे, अगर आज तक वो एक भी चीज़ साबित हो जाए इस JIT में जिसमें सारे ऑफिसरान की सिग्नेचर है, हर इदारे के ऑफिसरान की सिग्नेचर है, मैं ये कहता हूँ कि उस अली जैदी साहब से ये सवाल करता हूँ कि जिन JITs का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें से JIT थोड़ी पढ़ लें। अगर वो JIT जो वो लहरा रहे थे वो एक झूठा पलंदा था पेपर का, पहले तो मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक झूठ बोला है। हम MPs MNS पे लाइबिलिटी होती है कि आर्टिकल 62 63 हमारे ऊपर आता है कि हम अगर झूठ बोलें तो हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, उस सीट के हम अहल नहीं होते। तो अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी JIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है, सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये करके आता है कई सालों से तसल्सल के साथ ये मुतालबा होता रहा है कि किया जाए, लेकिन हुकूमत सिंध ने पब्लिक नहीं किया। अब क्या पब्लिक करने का सिर्फ मकसद ये था कि अली जैदी को जवाब देना है, या इसके क्या मुजम्मरात हैं कि अचानक से सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया? दूसरी बात, खासतौर पर लियारी के हवाले से चूंकि उज़ैर की बात हो रही है, तो अब लियारी दोबारा जो है ना गैंगवार का गढ़ बनता जा रहा है। मंशियात आम है, गैंगवार के जितने भी कारिंदे थे उनको छोड़ दिया गया है और खुले आम जो है ना वो घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, जब आप किसी सरकारी ओहदे पर होते हैं तो जैसे सोहेल साहब कह रहे थे कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, आपको ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। इनके अंदर प्रॉब्ली इशू यही है कि इनको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बस किसी ने कागज़ थमा दिया, किसी ने व्हाट्सएप दे दिया, उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, बस बात कर लो। तो जल्दबाजी में चीज़ें कर जाते हैं, चीज़ें देखते नहीं हैं कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कौन सा नहीं। देखिए, उसूली एतबार से अगर कोई मामला जिसको अदालत ने तय करना है, कोई एक हाई लेवल की JIT बनी है, एक हाई लेवल की इंटरोगेशन हुई है, अगर आप उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे अंदर उसके अंदर ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि फौरी तौर पर शायद पब्लिक नहीं करने चाहिए, राज होते हैं वो।
ताकि आप उन चीज़ों को, मुहरकात को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा सके, ताकि आप लोगों को चौकन्ना ना करें। इस वजह से इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीक्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब आपकी खुद बनाई हुई जीआईटी, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर उसको कोई इंजीनियर करता है, उसको कोई फोर्ज करता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज करके अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, उसको रीटाइप करता है, गलत बयानी करता है, तो मैं समझता हूँ बहैसियत हुकूमत के, बहैसियत सियासी जमात के, हमारा ये हक है कि हम अपना दिफा करें और जवाब दे सकें। तो चूंकि बार बार गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे थे, चूंकि वो ऑफिस अहम फोरम्स पे गलत डॉक्यूमेंट शो कर रहे थे और ये इंप्रेशन दे रहे थे कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उस चीज़ को, उसकी नफ़ी करने के लिए और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पीपल्स पार्टी ने इन 3 JITs को पब्लिक करने का फ़ैसला किया। लेकिन आज भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वी शुड बी केयरफुल इन मेकिंग दीज डॉक्यूमेंट्स पब्लिक, क्योंकि ये ना हो कि हम लोगों को चौकन्ना कर दें कि तुम्हारे खिलाफ ये शवाहिद अभी इकट्ठा हो गए, तुम भाग जाओ। तो पता नहीं इनके क्या एंगल है। हम सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर रहे हैं। जो गैंग वॉर के हवाले से है, देखिए इसी सिंध हुकूमत ने कराची टारगेटेड ऑपरेशन किया, इसी सिंध हुकूमत ने कराची की रोशनियों को बहाल किया था। और अगर कुछ लोग कराची की रोशनियों के ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उन लोगों के ख़िलाफ़ भी यही सिंध हुकूमत खड़ी होगी। और इंशाअल्लाह जो अमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध में मिसाली अमन कायम किया था, जो शख्स भी उसके ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट खड़ी होगी। ये करके मैं आ रहा हूँ, ये करके आ रहा हूँ मैं। अब आप जब ये डॉक्यूमेंट आवाम के सामने ला रहे हैं तो लाजमी इस JIT में कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ सन बल्दिया वाक़या जो बल्दिया हुआ था उसमें कुछ जिम्मेदारान का तायन भी किया गया है, मोराई ने भी किया है और खुद उज़ैर बलोच की इस JIT। कल आप ये JIT जब शाया करेंगे अपनी वेबसाइट में तो क्या आवाम इस बात के हक में जानिब नहीं होंगे कि जो जिम्मेदारान है वो सिंध हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे? जब आप ये ओपन कर ही रहे हैं कि जी इस JIT में फला आदमी कसूरवार है, इतने कत्लों में मुलविस है, बल्दिया साना जो कि अभी तक लोगों को भूलता नहीं है उसमें मुलविस है, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस JIT के बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें? आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं इन तीनों JITs के हवाले से। केसेस सब जुडिस हैं अदालत में सब जुडिस हैं केसेस। अदालत को फैसला करना है कि ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर किसके ऊपर जुर्म साबित होता है, किसके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता। तमाम केसेस सब जुडिस हैं। अब तमाम केसेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में आते हैं तमाम केसेस सब जुडिस हैं। कुछ केसेस में फैसले भी हुए हैं और कुछ केसेस अभी सब जुडिस हैं। तो सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, जिन लोगों ने गलत काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लग रहा है दो आपका नाम अली जैदी है। भाई मैं तो हकाइक पर मबनी बात कर रहा हूँ ना, कागजात पर मबनी बात कर रहा हूँ। वो कागजात जो कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बनाए, जिनका नाम है कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और डॉक्टर साहब के हवाले से, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हवाले से उनके स्टेटमेंट्स पब्लिक हैं
मैं कोई क्रिएट थोड़ी कर रहा हूँ चीज़, उनके अपने स्टेटमेंट्स पब्लिक हैं। और मंडे को ये रिपोर्ट जब पब्लिकली अवेलेबल होगी तो आप देख लेंगे किसने उनके बारे में क्या क्या फरमाया है। अब सवाल ये है, क्या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उनका जो रोल है उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये सवाल तो पूछने पर हम हक बजाने में ना, हमारा तो कोई जिक्र नहीं है। और हर वक्त हमारी क़यादत के बारे में बात की जाती है, आसिफ जरदारी साहब हो जाएं, अदी फरियाल हो जाएं, बाकी हमारे वुज़रा हो जाएं, उनके बारे में बात कर ली जाती है। जो लोग अपनी रिलेशनशिप को ओन करते हैं उनके बारे में सवाल बनता है। अगर वो लोग आज इनके इत्तेहादी हैं तो अली ज़ैदी साहब उनसे सवाल पूछ सकते हैं, काबीना में बराबर में बैठते हैं ना, पूछ लें जी आपके हस्बैंड का क्या रोल था, ये रिपोर्ट ये कहती है, सवाल का जवाब दे दें और जो जवाब मिल जाए वो पब्लिकली शेयर कर लें। देखिए अली ज़ैदी साहब ऐसे यूं हाथ करके कहते हैं ना मैंने साबित कर दिया। ये सवालात आप अली ज़ैदी साहब से, जो लोग इन चीज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनसे सवाल पूछें। बल्दिया टाउन की JIT आपको पता है अदालत में सब जुडिस है, ATC कोर्ट नंबर 7 में अदालत में मौजूद है। अगर इनका मकसद लोगों को इंसाफ दिलाना होता या कागज़ का मुताला करना होता है, ये कागज़ को पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, इनको था कि नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बड़ी खबर बनाऊंगा, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बनाऊंगा। केसेस चलते हैं, मामलात चलते हैं शवाहिद पर फैसला कोई हुकूमत, कोई सियासी जमात, कोई सहाफ़ी, कोई शख्स फैसला नहीं करता, मुअज़्ज़िज़ अदालतें फैसला करती हैं। तो अदालत में डॉक्यूमेंट सब जुडिस है, डॉक्यूमेंट अदालत में पेश है, अदालत उसके ऊपर फैसला करेगी, जो फैसला होगी उसको इन्फोर्स किया जाएगा। ये है कानूनी हैसियत इसकी। कोई कागज़ जो है ना, उस कागज़ की तमाम लीगैलिटी के ऊपर फैसला मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करेंगे। शायद PTI का कोई लीडर कर ले, वो उनका स्टाइल है। कानूनी एतबार से फैसला जो है वो मुअज़्ज़िज़ अदालत करती है और हमें अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। जी देखिए, मैं कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी साजिश करने पर बिलीव नहीं करती। हम खुले डुले लोग हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। हमने ये डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इसकी लीगल सैंक्टिटी है, इसके ऊपर अदालती कार्रवाई होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होम डिपार्टमेंट में मौजूद थे, अदालती फोरम्स में इनको पेश किया गया, बट उसके बावजूद हमने किसी चीज़ को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया और आज भी नहीं करेंगे, चूँकि इन डॉक्यूमेंट्स के पब्लिकली अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमारे सियासी हरीफ गलत, झूठे, भोंडे, बेबुनियाद इल्ज़ामात हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ लगा रहे थे। तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए शवाहिद को पेश कर दिया गया। आखिर में फ़ैसला जो है इसके ऊपर किसी सियासी जमात को, किसी सियासी हुकूमत को नहीं करना, अदालतों को करना है। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, अदालत फ़ैसला करेगी। इसका जवाब में अदालत फ़ैसला करेगी। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट की साजिश की आपने बात की, ये साजिश तो मेरे भाई अली ज़ैदी ने खुद की है। वो पिटीशन तो अली ज़ैदी ने दाखिल की है कि बल्दिया वाली दो और दूसरी मोराई वाली दो। अब अगर जो दोनों पब्लिश होंगी तो उनसे तो GDI भी जाएगी, उनसे फिर MQM भी जाएगी। ये तो अब साजिश खुद, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुरानी कहावत है कि ये इतने नसीब वाले होते हैं लोग कि मिट्टी को हाथ डालें कि सोना बन जाए। ये PTI वाले इतने खुश नसीब हैं कि सोने में हाथ डालते हैं मिट्टी बन जाती है। सारी दुनिया में तेल वालों को खरीदार नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में खरीदारों की लाइन पड़ी है, तेल नहीं मिल रहा। तो इनकी खुशकिस्मती है या इनकी बदनसीबी है कि मिट्टी में भी हाथ डालते हैं, सोने में भी हाथ डालते हैं, मिट्टी बन जाती है। तो ये तो वो खुद साजिश अपने आप के। मैं एक मिनट सुहेल भाई ने जो बात की, खुशकिस्मती इनकी जो है ना वो इस कौम की बदकिस्मती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा पिछले 20-22 माह में जो बदकिस्मती इस हुकूमत के ऐसे पाकिस्तान की आवाम के साथ हुई है ना, वो मैं समझता हूँ तौबा तौबा।
कि खाली लोग ही मारे जा रहे हैं, हादसा नहीं हो रहा। मैं देखिए, मैं समझता हूँ ये बड़ा सीरियस मामला है और मैं इसको लाइटली नहीं लेना चाहूँगा। इंसानी जानों का नुकसान हुआ एक बार फिर, और पिछले 22 माह में जितने अनफॉर्चुनेट वाक़यात रेलवेज़ के साथ हुए हैं वो आप सबके सामने हैं। तो मैं समझता हूँ माजी में जो लोग बड़ी बड़ी रिवायत स्टैब्लिश करने की बात करते थे, इस्तीफ़ों का मुतालबा करते थे दूसरों के हवाले से, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि वो जो नसीहत करते थे उसको अब इन्फोर्स करके दिखाएं। लेकिन ये जो बार बार किसी के बच्चे का इंतकाल हो रहा है, किसी के बड़े का, किसी की जान जा रही है, मैं समझता हूँ ये तमाम जो खून है ना, इसका जवाब इन लोगों को देना पड़ेगा। देखिए ये इस पर कानूनी चाराजोई मैं समझता हूँ रखने का बिल्कुल हमें हक है। जिन लोगों ने इल्ज़ामात लगाए हैं, गलत बेबुनियाद लगाए हैं, जो उसके कानूनी फोरम्स हैं उनको पूरा किया जा सकता है। बट मैं समझता हूँ सियासत के अंदर अखलाकियात बड़ी अहम होती हैं, और ये वो सियासी जमात है जो कि अखलाकियात की बड़ी बात करती थी। तो मैं समझता हूँ इस आदमी में इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि बस इस्तीफ़ा दे घर चले जाए। ये करके मैं अब मैं इलेक्शन कमीशन ने कुछ पीपल्स पार्टी और कुछ नून लीग के जो लोग थे उनको नाअहल करार दे दिया था। लेकिन फैसल वापदा की शहरियत का मामला भी इलेक्शन कमीशन में अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उनकी कुछ जो बाहर प्रॉपर्टी है उनका मामला भी पेंडिंग में है। ये मामला मतलब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला हो तो फौरन फैसला हो, इनके लोगों का मामला हो तो वो पेंडिंग चलता। फिर फैसल वापदा ने जो अभी कुछ दिन पहले कुछ साथियों को धमकियाँ दी हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? आपके सवाल में आपका जवाब है कि फ़र्क सिर्फ पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का है। अगर पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती होती, अगर वाडा साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते, अगर उनका ताल्लुक अपोजिशन जमात से होता तो मेरे ख्याल में फ़ैसला आ चुका होता। और मैं सिर्फ वाडा साहब के इस केस की, मैं तो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करूँगा, जो इनके अकाउंट्स के केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से बात करूँगा। पीटीआई के केसेस में आपको इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता। जो मुद्दई है वो बार बार डिमांड करता है, वो बार बार इस इशू को रेस करता है, बट अनफॉर्चुनेटली इंसाफ उन लोगों को मिलता हुआ नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि फैसल वाडा के हवाले से जो सवालात पूछे हैं वो सही हैं, गलत हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ वो जवाब तभी मिलेगा जब उस केस का फ़ैसला कर लिया जाएगा। तो जितनी जल्दी इलेक्शन कमीशन या जो मुताल्लिका अदालती फोरम्स हैं वो इस हवाले से फ़ैसला कर लें, मैं समझता हूँ उतना अच्छा होगा। जहाँ तक हमारे सहाफ़ी भाइयों से उनकी गुफ्तगू शुनीद मैं भी देख रहा था ट्विटर पे, मैं समझता हूँ वो कंडेमेबल है। मैं समझता हूँ इज़्ज़त एहतराम हम सब पर वाजिब है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मेक श्योर करना चाहिए कि जो इज़्ज़त और एहतराम है वो उसको मुक़द्दम रखा जाए। और जिस तरीके के लहजे से उन्होंने कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों से बात की, मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कंडेमेबल है, नहीं होना चाहिए। और फैसल वाडा साहब को या पीटीआई के बाकी लीडरान को नज़रसानी करनी चाहिए अपने इस अमल के हवाले से। जी संजय जी। ये पीटीआई का ताल्लुक है इससे या वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है? अच्छा, पीटीआई वफाकी हुकूमत, हाँ ये बात फिर आपने सही की। देखिए, सिंध हुकूमत एक आइनी हुकूमत है और सिंध हुकूमत जो भी फ़ैसला करती है वो अपने आइनी पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखने के बाद फ़ैसला करती है। आइन का आर्टिकल 146 इस बात की इजाज़त देता है कि वफाकी हुकूमत अपना कोई भी काम किसी सूबाई हुकूमत को दे सकती है, उस सूबाई हुकूमत की इजाज़त के साथ। इनकम टैक्स इकट्ठा करना या टैक्स इकट्ठा करना ये वफाकी सब्जेक्ट है, ये वफाक की ज़िम्मेदारी है। तो वफाक को ये काम ख़ुद करना चाहिए, और अगर वफाक समझती है कि काम करने की वो अहल नहीं है और ज़्यादा अहल सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत की कंसेंट देना लाजमी है। वो कंसेंट चूँकि हमने नहीं दी और हमारे बड़ी रिजर्वेशंस हैं वफाकी हुकूमत के, FBR के
कॉन्डक्ट के हवाले से, जिसमें वो हमारे बार बार पैसे कटौती कर लेता है। तकरीबन कोई 8 अरब रुपए के वाजिबात हैं सिंध हुकूमत के, जो कि इस वक्त पेंडिंग है FBR की तरफ। तो चूंकि वो हमारा हक अदा नहीं कर रहे, तो हमने सिर्फ यही कहा कि आपकी जिम्मेदारी आप निभाएं। हम किसी को ये नहीं कह रहे। PTI वो सियासी जमात है जिसने माजी में पाकिस्तान की कौम को वरगलाया था कि टैक्स नहीं देना, कौम को वरगलाया था कि बिजली के बिल नहीं अदा करना, बल्कि खान साहब ने खुद डी चौक पे खड़े होके बिल फाड़े थे, बिल जलाए थे। सिंध हुकूमत ने तो कोई इस तरह की बात नहीं की। सिंध हुकूमत ने, हमने सिर्फ ये कहा कि भाई FBR का काम है, FBR खुद कर ले। आप समझते हैं हम काम सही नहीं करते, हम काम ठीक करने वाले नहीं हैं, आप बार बार पैसे भी हमारे काट लेते हैं, तो काम आप खुद कर लें। हमने सिर्फ ये कहा है। जी सर। डोमिसाइल बनवाए थे सिंध के, क्या जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कोई ऐसे डोमिसाइल ही पकड़े जिन्होंने अर्बन एरियाज में रहते हुए रूरल एरियाज के डोमिसाइल बनवाए और रूरल एरियाज में रहते हुए अर्बन एरियाज के डोमिसाइल बनवाए? आपका पहला सवाल जो था वो किस हवाले से था? K4 के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद कहा था कि गालिबन सितंबर 2018 को जब खान साहब कराची पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद तशरीफ़ लाए थे, तो किस शख्स की मदाखलत के बाद K4 पर काम रुका था, वो कह चुके हैं। ये मैं समझता हूँ इसकी आप थोड़ी तहकीक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि जो चैम्पियन बड़े कराची के हुकूक के दावेदार अपने आप को कहते हैं ना, जिन्होंने ज़बानी एतबार से तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन अमली एतबार से पिछले 20-22 माह में कुछ कराची वालों के लिए नहीं किया, उनका किरदार बड़ा मशकूक था। जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक़ है, आप बजट बुक उठा के देख लीजिए, PSDP उठा के देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि वफाकी हुकूमत ने इस साल या पिछले साल या उससे पिछले साल कितने पैसे एलोकेट किए थे K4 के हवाले से। मैं समझता हूँ जो कराची का पानी का मसला है वो एक संगीन मसला है, एक प्रॉब्लम है, और वफाकी हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और बार बार सिंध गवर्नमेंट ने ये बात फेडरल गवर्नमेंट को कन्वे की है कि खुदारा इन चीज़ों को सियासत की नज़र ना करें, कराची को उसके पानी का हक़ मिलना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत 2016 के अंदर वफाकी हुकूमत को ये रिक्वेस्ट भेज चुकी है कि कराची को इजाफी 650 MGD पानी एलोकेट करने की परमिशन दी जाए। ये 2016 से पेंडिंग है। तब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म बने, और अगस्त 2018 से कराची से इलेक्ट हुआ हुआ वज़ीर आज़म इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान है। अभी तक हमारी उस दरख्वास्त के ऊपर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला नहीं किया। तो मैं समझता हूँ जो इनका अपना PTI के दोस्तों का किरदार है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है इस तमाम हवाले से। जी, डोमिसाइल की मैंने आपको बताया था, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को चीफ मिनिस्टर साहब को जमा करा दिया गया। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए। एक वुज़रा की कमेटी भी तश्कील दी गई जो कि तमाम लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात करेगी। तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हफ्तों में एक जामे रिपोर्ट आपको देंगे जिसके अंदर तमाम मुहर्रिकात को एड्रेस किया जाएगा। ये करके मेरे पास इसकी एग्जैक्ट तफसीलात नहीं है, तो मेरे लिए मेरे ख्याल में फ़ेयर नहीं होगा इस बारे पर बात करना। बट चूँकि एक अदालती फ़ैसला है, तो जब तक उस अदालती फ़ैसले का मैं मुताला नहीं करूँगा तब तक मेरे लिए कोई मुनासिब बात करना उसके लिए गैर मुनासिब होगी। ये बताइएगा, एक तरफ सिंध हुकूमत कहती है कि हम हेल्थ के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुराने इंस्टीट्यूट है वो गफलत की बेट चढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नासिर शाह साहब ने और वज़ीर आला सिंध ने सर्विसेज हॉस्पिटल का विजिट किया था, उसके 2nd फ्लोर पर पूरा का पूरा जो वार्ड है उस पर घर बना दिए गए। तो एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम अस्पताल बना रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुराने अस्पताल है उनको तो देख ले वो किस तरीके से उन पर कब्जे होते जा रहे हैं। देखिए, जो अस्पताल बना रहे हैं वो भी आपके सामने है, और जो माजी के अस्पताल हो उनको किस तरीके से सिंध हुकूमत ने बेहतर बनाए ये भी आपके सामने है। सर्विसेज अस्पताल के एक ज़माने में क्या हाल होता था आप सबको पता है। आज एक उसके अंदर डिफरेंट पिक्चर है। क्यों? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज़ किया। जहाँ तक आपने 2nd फ्लोर पर कब्ज़े की बात की, ये बात सिंध गवर्नमेंट पहले ही पॉइंटिफाई हमारे सामने हो चुका था और कब्ज़ा खाली करा लिया गया है, और इस एरिया को भी अब पेशेंट्स के लिए मुख्तस कर दिया गया है। शाह साहब से कर लें।
लॉकडाउन में हुकूमत की खिलाफवर्जी करने पर मसाजिद पर जो नमाजिया है उनके खिलाफ FIR कटी। जी मसाजिद में जो लोग नमाज पढ़ने उनके खिलाफ FIR कटी, जिन ताजिरों ने दुकानें खोली उन पर FIR कटी। मवेशी मंडी की इजाजत सिंध हुकूमत से ली गई है, नहीं ली गई है? कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मवेशी मंडी आकर कायम कर दी और आप लोगों ने तो परमिशन नहीं दी? कोई रिट चैलेंज हो गई आपकी, कोई FIR किसी पे कटेगी, कोई खत्म करवाएंगे, क्या फ्यूचर है उसका? देखें उस पे ये जो लोग जो ये सब्जी मंडी या ये मवेशी मंडी लगा रहे हैं, वो इतने बास है कि आप उसकी ये मंडी खत्म नहीं करा सकते। देखें ऐसा नहीं है, जो भी सिंध गवर्नमेंट का फैसला होगा उसको मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट कराएंगे। कोई भी गवर्नमेंट के उससे ज़्यादा बाअसर नहीं है, कोई भी इदारा हो, कोई भी लोग हों, ऐसा तासुर आपको भी नहीं देना चाहिए। इशू ये है कि इस वक्त तक हमने अपना जो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने रखा है कि हम चाहते हैं कि मवेशी मंडियां जो हैं वो ना लगें, बल्कि लोग कुर्बानी ज़रूर करें अपने अपने मसलक के मुताबिक। जो उलमा इकराम हैं मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के, उनसे रब्ता करें और जो उनकी दीनी दर्सगाहें हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं या जो उनके इदारे हैं उनके ज़रिए ये कुर्बानी कराएं और जो तरीक़ेकार है उसको बेहतर बनाया जाए। मंडियों के मतलब हमारा ये ख़दशात हैं कि वहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बुज़ुर्ग भी जाते हैं, और फिर वहाँ ये ख़दशात हैं कि ये वायरस जो है मज़ीद फैलेगा। NCOCC की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारा मौक़िफ़ रखा है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि ये जो मवेशी मंडियाँ ये लगाई जानी चाहिए, 2 लगाएं 3 लगाएं शहरों से बाहर। तो इस पर मुशावरत हमारी हो रही है और जो भी फ़ैसला होगा पूरे मुल्क में एक ही तरह से होगा और उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। तो मे बी ये मवेशी मंडियां जो हैं ये लगानी पड़े अगर फेडरल गवर्नमेंट का ये फ़ैसला आता है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही है कि वो ना लगें ताकि कोविड-19 के वायरस को रोका जा सके। कुर्बानी ज़रूर हो लेकिन उलमा किराम के ज़रिए से इसको यकीनी बनाया जाए। और फिर कुछ और जो बात आई थी सामने कि जो खालें जमा करते हैं, तो जिनके पास गुज़श्ता साल परमिशंस हैं उनको ही वैलिड समझा जाएगा, और अगर नई किसी ने परमिशन लेनी है तो वो दोबारा से उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा जो प्रोसेस होता है। और जिन तंजीमों पर, जिन इदारों पर पाबंदी है उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तो ये क्लियर है बिल्कुल कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से हो और इस सारी एहतियाती तदाबीर को, SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया।